नमस्कार, समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। आप जिस कार्यालय में आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये उत्तराखंड के भगवानपुर विधानसभा की तस्वीर है। और मेरे साथ में जो शख्सियत है उनको आप जानते ही हैं। उन्होंने चुनाव लड़ा है पहले 2017 में। कुछ सीमित मात्रा में वोट नहीं मिला था, अच्छा खासा वोट मिला था और कुछ वोटों से ही हार रहे थे। लेकिन ये हार नहीं है उनके लिए, ये जीत हुई है। वजह ये है, ज़्यादातर लोग इनके पास ही पहुंचते हैं और अपना काम कराते हैं। अपना काम कैसा, चाहे भगवानपुर में किसी भी प्रकार का काम हो, वो इन्हीं के पास आते हैं, क्योंकि इनके पास में अलग अलग तरह के पद भी हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए नेता हैं और सक्रिय हैं। और इनका नाम उत्तराखंड में अलग रूप से जाना जाता है, क्योंकि इनके भाई कैबिनेट में रह चुके हैं और वो दुनिया में तो नहीं है, लेकिन उन्होंने जो भी दिया है उत्तराखंड को, अब उनके भाई देने की कोशिश करेंगे। उनसे बात करेंगे, कुछ सवाल करेंगे और कुछ ऐसे सवाल करेंगे जो यूनिक होंगे विधानसभा को लेकर, भगवानपुर को लेकर, सिकरोड़ा लेकर, क्योंकि सिकरोड़ा इस क्षेत्र का बड़ा गांव है। उन सब बातों को लेकर हम इनसे सवाल करेंगे। पहले भी मैंने आपको इनके बारे में बताया है। और ये वो चेहरा है जो भारतीय जनता पार्टी का एक विश्वास है इस विधानसभा में। और कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में ये इस भगवानपुर को ही नहीं, इस क्षेत्र को बदल सकते हैं। क्योंकि लोग, मैंने जब यहाँ पर अभी मैं आया हूँ, मेरा दौरा भी दूसरा दिन है और इस विधानसभा में आज पहला दिन है। सुबह से हम घूम रहे हैं। लोगों की इनके प्रति अपेक्षा बहुत सारी हैं। उन सब बातों को लेकर हम इनसे सवाल करेंगे। सर, आप चुनाव लड़े और चुनाव आप हार गए, लेकिन आपके पास लोग आते हैं एक विश्वास के साथ में, जैसे कि आप उनके लिए एक विधायक हैं, एक बड़े नेता हैं। क्या आपके पास समय मिलता है लोगों से अलग, लोगों से परे परिवार को देने के लिए? देखिए, भगवानपुर विधानसभा में लगभग 15 सालों से मैं सक्रियता के साथ, पहले अपने बड़ों के माध्यम से, स्वर्गीय कल्याण राकेश जी ने इस क्षेत्र में अपनी राजनीतिक पारी खेली है, उनके माध्यम से। फिर स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी जो यहाँ पर काबीना मंत्री रहे उत्तराखंड में, उनके सानिध्य में मैंने राजनीति में काम किया, क्षेत्र में काम किया है। लोगों में निश्चित रूप से, क्योंकि उस समय भी जब माननीय मंत्री जी जिंदा थे, ये व्यवस्था सब मेरे ही हाथों में थी। सारा सिस्टम, लोगों की सेवा, जनता सेवा, क्षेत्र का विकास, सारा काम मेरे माध्यम से उस समय हुआ। मैं निश्चित रूप से आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि क्षेत्र की जनता आने वाले समय के लिए, जो आज आप लोगों ने देखा भी, क्षेत्र में आप घूमे भी हैं, कहीं ना कहीं क्षेत्र की जनता की आवाज़ भी आ रही है कि अब की बार सुबोध राकेश को अपनी सेवा का मौका निश्चित रूप से हम देंगे। ये आवाज़ हर तरफ से आ रही है। इसका कारण ये भी है कि जो इस समय वर्तमान में यहाँ पर विधायक हैं, वो कहीं ना कहीं विकास के माध्यम से, विकास के काम में कहीं ना कहीं जनता में अपने आप को साबित नहीं कर पाई हैं। और ये आप लोगों को पता भी लगा है क्षेत्र में घूम के। क्षेत्र का हाल भी आपने देखा, विकास का क्या सिस्टम पूरे क्षेत्र में है। मुस्लिम समाज कांग्रेस पार्टी का 20 वोट माना जाता है। उनके किसी भी गांव में आप जाइए, उनकी किसी भी बस्ती में आप जाइए, कोई काम क्षेत्र की वर्तमान विधायक के माध्यम से नहीं हुआ है। मुस्लिम समाज में भी बहुत बड़ा आक्रोश इस बात को लेकर है कि हमने वोट दिया, हमने बनाया, लेकिन हमारा काम नहीं हो पाया है। आज कहीं ना कहीं जनता देख रही है स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी की तरह कि आज भविष्य में अगर कोई यहाँ पर काम कर सकता है तो वो सुबोध राकेश है। मैं अपनी जनता के लिए 24 घंटे खड़ा रहता हूँ। उसी समय से चुनाव हारने के बाद व्यक्ति फील्ड से गायब हो जाता है। लेकिन मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि 2017 में विधानसभा चुनाव में बहुत नज़दीकी वोटों से हारा। उसके बाद भी मेरी गाड़ी क्षेत्र में उसी प्रक्रिया में, जैसे जीतने के बाद इंसान क्षेत्र में दौड़ता है, उससे ज़्यादा मैंने प्रयास किया है। हर सुख दुख में, शादी ब्याह में, जो भी कार्यक्रम कहीं क्षेत्र में जनता में छोटा है बड़ा, मुझे जानकारी में, मेरी नॉलेज में आता है, मैं तत्काल में वहाँ पर निश्चित रूप से हाजिरी लगती है। जनता की सेवा में तत्पर हूँ, 24 घंटे जनता की सेवा कर रहा हूँ। और यही आशा और विश्वास के स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी, जो यहाँ पर एक विकास पुरुष के रूप में लोगों ने देखा है, उनकी छवि को मैं जिंदा रखूं और आने वाले समय में उन्हीं की तरह काम करते हुए इस क्षेत्र को विकास के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम करूं, यही मेरा प्रयास है।
अच्छा, हमें याद है जब आपके भाई राकेश जी बैठते थे और वो खुद कोई आते थे, छात्र आते थे, हमें छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, कॉलेज वाले आते थे, बड़ी परेशानियां लेकर आते थे, वो साथ के साथ फ़ोन पर ही सारी समस्याओं का हल कर देते हैं। आपको कितना दुख होता है इस बात का, क्योंकि सत्ता में तो आप नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो पीड़ा राज्य की और अपने क्षेत्र की जो पीड़ा है वो सुन के कहीं ना कहीं एक ऐसा लगता है कि मैं क्या करूं इस चीज़ को लेकर। तो आपके मन में क्या आता है उस वक्त, क्योंकि वो जब सत्ता में आदमी होता है तो काम कर देता है। देखिए, विधायक एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है विकास की। जी। विधायक के माध्यम से क्षेत्र का विकास जितना विधायक चाहते हैं, जितना वो प्रयास कर सकते हैं, उससे मतलब कोई लिमिट नहीं है, जितना भी कर सकता है विधायक अपने क्षेत्र में विकास करा सकता है, ऐसा माध्यम विकास का विधायक होता है। स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी यहाँ विधायक रहे, 2007 में पहली बार वो विधायक बने, उसके बाद 2012 में वो यहाँ पर काबीना मंत्री बने। 2007 में पहली बार विधायक बनने के बाद ही उन्होंने अपना जलवा यहाँ पर दिखाया, विकास कैसे किया जाता है, काम कैसे किया जाता है, वो सब चीज़ें हमने उनसे सीखी हैं। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ कि इस प्रदेश का और हमारे इस क्षेत्र का दुर्भाग्य है कि स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी अल्पायु में हमारे बीच से चले गए, अपना कार्यकाल भी वो पूरा नहीं कर पाए। उनके समय में इतने काम, इतने विकास कार्य यहाँ पर हुए हैं कि निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि बड़े बड़े दिग्गज इस उत्तराखंड में, बड़े बड़े नेता मंत्री भी यहाँ पर हैं, लेकिन जितना कार्य 3 साल के अंदर उनके रहते इस क्षेत्र में और उत्तराखंड में अनेकों योजनाओं के माध्यम से किया गया कार्य हैं, वो निश्चित रूप से कोई नहीं कर पाया है। मैं आप लोगों से ये बताना चाहता हूँ कि स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी के बाद ये क्षेत्र कहीं न कहीं विकास के माध्यम से पूरी तरह से पिछड़ गया है। यही जनता आज कहीं न कहीं त्रस्त है इस क्षेत्र की। ऐसा कद्दावर नेता उन्होंने देखा है कि जो छोटा या बड़ा काम करने में सक्षम थे, तत्काल में जनता आई, कोई भी कार्य के लिए उनके पास आता था, उनका समाधान वो तत्काल रूप से करते थे। जैसे आपने कहा कि फ़ोन के माध्यम से, ये बात सही है, वही प्रक्रिया मेरे माध्यम से चल रही है। आज भी 3-4 घंटे डेली, पिछले स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी के जाने के बाद कंटिन्यू मेरी प्रक्रिया वो चल रही है। चुनाव हारने के बाद भी 2017 में आज भी सुबह 10 बजे 9 बजे जिस समय भी लोग आने शुरू होते हैं, मैं अपनी कुर्सी पर बैठ जाता हूँ। 2-3 घंटे 4 घंटे जब तक जनता रहती है, मैं उनका समाधान करने का काम करता हूँ। वही प्रक्रिया बरकरार चल रही है। निश्चित रूप से हार जीत का कोई फ़र्क उस पर पड़ा नहीं है। जो मेरे बड़ों ने मुझे आदेश किया कि जनता सेवा करनी है, वही मेरी सेवा चल रही है। प्रक्रिया कुछ भी हो, रिजल्ट कुछ भी हो। आप देख रहे हैं इनका जुनून कितना है, युवा हैं और युवाओं की शक्ति बड़ी है इनके साथ में। मैंने जो सर्वे किया तो इनके साथ युवा बहुत ज़्यादा हैं, और अगर इनके खिलाफ़ कोई भी बोलता है तो ये जवाब नहीं देते हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि मेरा काम जो मैं करता हूँ वो मेरे पास आए, मुझसे मिले, डरना नहीं, मुझसे बात करे। और सर, अभी कोरोना काल की हम बात करते हैं, क्या क्या कमियाँ रही है, क्योंकि सरकार भी सपोर्ट करती है आपको, क्योंकि आपकी खुद की सरकार है। क्या क्या व्यवस्था की गई कि कोरोना काल में बहुत लोगों की जान चली गई, कैसी कैसी कॉल आई आपके पास, तकलीफ़ देने वाली भी कॉल भी आई होगी आपके पास में? देखिए, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। ये पिछला 1-1.5 महीना जो कोरोना काल का पीक टाइम निकला है, गुजरा है, बहुत ही पीड़ा वाला ये समय रहा है। बहुत समस्या लोगों के सामने आई है। प्रत्येक दिन सैकड़ों फ़ोन, कहीं किसी को बेड नहीं मिल रहा है, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, किसी की और समस्या है। इस बीमारी से पीड़ित लोग बड़े परेशान इस क्षेत्र में थे। जितने भी हो सकता था मैंने प्रयास अपने लोगों के लिए किया है। ऐसे बहुत सारे लोग आपको इस क्षेत्र में मिलेंगे कि जिनको सुबोध राकेश ने ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराया, जिनके परिवारजनों को कहीं ना कहीं बेड हॉस्पिटलों में उपलब्ध कराया। आप क्षेत्र का दौरा अगर करेंगे तो हर गाँव में कहीं ना कहीं निश्चित रूप से वो समय में जिसमें हमने लोगों की मदद की है, बहुत सारे लोग आपको निकल कर बाहर आएंगे कि सुबोध राकेश ने उनकी इस तरह मदद की। ऑक्सीजन की बात हो, सिलेंडर की बात हो, निश्चित रूप से जो भी आया, जो भी कॉल हमारे पास आया, उसका हमने तत्काल से अपने माध्यम से, अपने लोगों के माध्यम से समाधान कराने का काम किया है। ये कोरोना काल बहुत ही कष्टदायक समय था और निश्चित रूप से बड़ी दिक्कत में लोग रहे हैं, लेकिन बहुत 24 घंटे समाधान में हम उनके लगे रहे हैं। जहाँ से भी किसी समय भी, रात को भी अगर किसी का आधी रात भी फ़ोन आया तो सुबोध राकेश ने फ़ोन उठाया और उसका समाधान करने का काम किया है। आगे भी प्रक्रिया मेरी यही है। अच्छा, कोई किस्सा ऐसा है जो क्या होता है कि कोई एक किस्सा ऐसा हो जाता है, कोई भूख से मर रहा है, किसी को ऑक्सीजन कहीं से मिले ही नहीं, हालांकि उसका खुद का विधायक है, वो विधायक को भी कॉल कर रहा, फ़ोन नहीं उठा रहा, लेकिन उन्होंने आपको कॉल किया। देखिए, ऐसे बहुत सारे मामले हुए हैं।
एक तो मैं आपको अभी अपने फ़ोन पे भी दिखा सकता हूँ। उन्होंने लेटर के माध्यम से बलसवा गाज के हमारे विकास जी उनका नाम था, उनके भाई की तबीयत बड़ी ख़राब थी और कहीं से भी उन्हें गैस की नहीं मिल पा रहा था, सिलेंडर नहीं मिल पा रहा था। उन्होंने मुझे कॉल किया। उन्होंने कॉल करने के बाद मुझे बताया, रात का समय था, उन्होंने कॉल करी मुझे और मुझे बताया कि मेरे भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है भाई साहब, सिलेंडर मुझे नहीं मिल रहा है। मैंने तत्काल से अपने माध्यम से उनको सिलेंडर यहाँ से उपलब्ध कराया और आज उनका भाई स्वस्थ होकर अपने घर चला गया है। ये लेटर उनका है, ये आज ही उन्होंने धन्यवाद के रूप में मेरे फ़ोन पर डाला। आप जूम करके देख सकते हैं, आप देखें यहाँ पर, मैं क्या देखें यहाँ पर, ये रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है जो यहाँ पर राकेश जी बता रहे हैं, क्योंकि एक विधायक अपनी व्यवस्था नहीं संभाल पा रहा है, लेकिन एक विधायक नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता है, वो इस विधानसभा में कैसे कैसे काम कर रहा है, अपने दम पर कर रहा है। ये कहीं ना कहीं इस राज्य के लिए भी और इस विधानसभा के लिए भी एक गर्व की बात है कि एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ अभी पार्टी में है, नेता नहीं है, नेता नगरी में है, लेकिन काम कर रहा है। सर ये बड़ी दुखदाई बात है सर, ये जो आप बता रहे हैं, तो ये क्या कहेंगे आप इसको लेकर सर? मैं ये कहना चाहूँगा कि जनप्रतिनिधि जनता की सेवा के लिए बनता है, जी सर। और जो जनप्रतिनिधि जनता की सेवा नहीं करता उसे इस फील्ड में रहने का हक नहीं है। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि जनप्रतिनिधि इसलिए बनाए गए हैं कि जनता का समाधान, उनकी सेवा करे। बिल्कुल बिल्कुल। हम उसी प्रयास में, जो हमने अपने बड़ों से सीखा है, उसी प्रयास में मैं लगा हुआ हूँ। निश्चित रूप से जनता सेवा में यही मेरा कार्य, और जब तक जिंदा हूँ ये काम चलता रहेगा। पद कौन सा मुझे मिल रहा है, कौन सा नहीं मिल रहा है, इस बात की कोई चिंता मुझे नहीं है। मुझे काम करना है, जनता की सेवा करनी है, वही प्रक्रिया मेरी कंटिन्यू चल रही है। अच्छा, और भी सवाल करते हैं आपसे, हालांकि आप बहुत अच्छे प्रवक्ता भी हैं और जवाब देने में सक्षम भी रहते हैं, क्योंकि आप काम करते हैं कहीं ना कहीं। सर आप भगवानपुर को कैसा बनाना चाहते हैं, विधानसभा को, पूरी भगवानपुर विधानसभा को? क्या सोच है आपके कि अगर मैं विधायक बनता हूँ तो मैं इस विधानसभा को ऐसा देखना चाहता हूँ? देखिए, मेरी सोच है कि अगर मैं विधायक बनता हूँ, इस क्षेत्र की सम्मानित जनता मुझे अपनी सेवा करने का मौका विधायक के रूप में देती है, तो निश्चित रूप से मेरा सबसे पहला प्रयास है इस क्षेत्र का चहुमुखी विकास हो। जो विकास पुरुष के रूप में स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी को जनता ने और इस प्रदेश ने जाना है, वही प्रक्रिया मैं सामने लाना चाहता हूँ। निश्चित रूप से प्रत्येक गांव की, प्रत्येक गली की, प्रत्येक बस्ती की कोई समस्या विकास की कमी न रहे, कहीं पूरी तरह से वो उसका समाधान हो। ये हमारा भगवानपुर विधानसभा विकास के माध्यम में उत्तराखंड में अव्वल नंबर पाए, नंबर 1 पर आए, ये प्रयास मेरा निश्चित रूप से भविष्य में रहेगा, अगर मुझे इस क्षेत्र की सम्मानित जनता अपनी सेवा करने का मौका देती है। और मैंने सीखा है विकास करना, मैंने सीखा है काम करना, मैंने सीखा है कैसे सेवा जनता की करनी है। ऐसे कद्दावर नेता का मैं शिष्य रहा हूँ, वो मेरे गुरु भी रहे हैं, मेरे बड़े भाई भी रहे हैं, मेरे गुरु भी रहे हैं। राजनीति का प्रत्येक पहलू, राजनीति की प्रत्येक प्रक्रिया मैंने माननीय स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी से सीखी है, और निश्चित रूप से उसी के माध्यम से मैं जनता के बीच में हूँ। अच्छा सर, आपका भगवानपुर क्षेत्र, आपका जो इलाका है, यहाँ से 4 लाइन गुजरती है, जो नितिन गडकरी जी बार बार इस बात को कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो केंद्र में भी है, राज्य सरकार में भी है। कितना लाभ आपको मिलेगा इस सड़क से? देखिए, ये 4 लेन जो भगवानपुर में आज बनी है, ये मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ, मैं भी उन लोगों में हूँ कि जिन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि भाई कि हमारा ये हाईवे ये 4 लेन में बदल जाएगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ आदरणीय गडकरी जी का, आदरणीय मोदी जी का, कि उनके प्रयासों से ये कार्य हमारा हुआ है। आज ये हमारा भगवानपुर 4 लेन हाईवे से जुड़ गया है। निश्चित रूप से ये आदरणीय मोदी जी और गडकरी जी की देन है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ कि ऐसा सपना लोगों का उन्होंने पूरा किया है कि लोग चाहते हैं ऐसे हाईवे से, ऐसी सड़कों से जुड़ना, जिससे कि बहुत जल्द आना जाने की समस्या का समाधान हो। जितना भी व्यवस्था उन्होंने यहाँ पर बनाई है, ये भगवानपुर ही नहीं, भगवानपुर का पूरा क्षेत्र और जितने भी गांव हमारे इस हाईवे पर पड़ते हैं, कभी उन गांव के किसी आदमी ने कभी सपने में नहीं सोचा होगा। निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि इतना जल्दी हमें ये 4 लेन हाईवे हमारी सरकार के माध्यम से मिल जाएगा। मैं बहुत बहुत तहे दिल से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। अच्छा, अंतिम पार्ट में आते हैं हम कि एक अंतिम संदेश जनता के लिए, अपनी विधानसभा के लिए और इस राज्य के लिए, क्योंकि बहुत लोग आपको सुनना पसंद करते हैं, वो देखना पसंद करते हैं, आपसे मिलना पसंद करते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। मैंने बहुत सारी तस्वीरें देखी हैं आपकी। देखिए,
मैं आग्रह करना चाहता हूँ अपनी सम्मानित भगवानपुर विधानसभा की जनता से भी, अपनी सम्मानित उत्तराखंड की जनता से भी, कि कोरोना काल ये हमारा अभी पीक टाइम तो ज़रूर कह सकते हैं कि ख़त्म हुआ है, लेकिन अभी पूरी तरह समाप्त हमारे क्षेत्र से ये महामारी नहीं गई है। मैं आग्रह प्रार्थना यही करना चाहता हूँ सभी लोगों से कि अपने अपने परिवार के, अपने क्षेत्र के, अपने प्रदेश के, अपने देश के भविष्य के लिए हमें सरकार की गाइडलाइन का पालन निश्चित रूप से करना है। मास्क का आग्रह सरकार ने किया है, सोशल डिस्टेंसिंग का आग्रह किया है, घर में रहने का आग्रह किया है। ये काम अगर हम निश्चित रूप से सफलतापूर्वक कर जाएंगे तो इस महामारी से हम लड़ेंगे और इसको हराएंगे। जैसे हम आदरणीय मोदी जी बार बार कहते हैं, आदरणीय हमारे तीरथ सिंह रावत जी जो वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी आग्रह किया और वो भी कह रहे हैं, बार बार आग्रह करते हैं कि इन चीज़ों पर ध्यान देकर ही हम इस महामारी को हरा सकते हैं। मैं अपने सम्मानित जनता से इस आग्रह के साथ कि इस महामारी को हमें हराना है, अपने आप को, अपने परिवार को बचाना है, अपने देश को बचाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इस कोरोना महामारी के समय को जो भी सिस्टम आगे रह गया है, जितना भी और लड़ाई इससे हमें रह गई है, इस लड़ाई को हमें मजबूती से लड़ते हुए इस महामारी को अपने देश से भगाना है। अपने देश को निश्चित रूप से इसी सिस्टम से हम बचा सकते हैं। मेरा यही आग्रह है कि सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। अब मैं कुछ तस्वीरें ऐसी दिखाऊंगा जो आपने पहले नहीं देखी है। आप देखिए, यहाँ पर हर एक वो तस्वीर मिल जाएगी जो स्कूल कॉलेजों में लगी रहती है। इधर दिखाइएगा, मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए, हमारी राज्यपाल उत्तराखंड की बेबी रानी मौर्य, अब जो पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी, अभी के जो राष्ट्रपति हैं, मतलब तमाम उनके जो बड़े भाई हैं, राकेश जी की भी तस्वीर है जो कांग्रेस की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं और उन्होंने जो काम किए वो ये राज्य में याद रखे जाएंगे। क्यों ना क्यों, उन्होंने मरते मरते भी लोगों के लिए शायद काम किया है, लोग याद करते हैं। आप देख सकते हैं उत्तराखंड सरकार के प्रधानमंत्री जी का भी फ़ोटो लगा है, वो हर एक तस्वीर मिल जाएगी। और इस ऑफिस को बनाने में शायद कहीं ना कहीं मेहनत किया है उन्होंने। अब मैं बाहर की तस्वीर दिखाता हूँ। जब लोग यहाँ पर आते हैं सैनिटाइज करके, बिना सैनिटाइज के कोई व्यक्ति नहीं आता है। एक बार केक खोल के दिखाता हूँ आपको मैं। यहाँ पर सैनिटाइज की मशीन भी है, क्योंकि अब लोग नहीं आ रहे हैं तो इसलिए बंद की गई है। आप देखें, यहाँ पर ये सैनिटाइज की मशीन है जिसमें फुवारा लगा है। तो यहाँ पर देखिए, इनका कार्यालय इस तरह से बनाया गया है जिससे कि लोग आए और सेफ्टी से यहाँ पर आकर वो वापस अपना काम करा सकें। इस इंटरव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ मैं, और इनके बारे में और भी तस्वीरें दिखाएंगे, कभी इनसे और बात करेंगे और चुनाव की तैयारी पर भी बात करेंगे और सवाल होंगे इनसे। और आपका अगर सवाल है इनको लेकर वो हमसे पूछेगा, हम इनसे पूछने की कोशिश करेंगे।